नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अजीत सिंह है और मैं आज से ऑनलाइन क्लास समाजशास्त्र के स्टूडेंट के लिए शुरू करने जा रहा हूँ। साथियों, समाजशास्त्र की क्लास शुरू करने से पहले मैं थोड़ा अपने बारे में बताना चाहता हूँ, अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर अजीत सिंह, डॉक्टर मीन्स PhD, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। मेरी एकेडमिक बैकग्राउंड के बारे में मैंने BSc आगरा यूनिवर्सिटी से की, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन समाजशास्त्र से आगरा यूनिवर्सिटी से। उसके बाद की हमारी जो एजुकेशन है वो सब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हमने MSc एंथ्रोपोलॉजी से किया और वहीं पे रह के करीब 15 साल हमने इलाहाबाद में सिविल सर्विसेज की तैयारी की। इस दौरान हमने कई इंटरव्यू दिए, PCS के, IAS के मेंस दिए और उसके बाद करीब 2001 में वहाँ पर जब मैं तीसरा इंटरव्यू देने के बाद में स्केलिंग सिस्टम को लेके इलाहाबाद में एक स्ट्राइक हो गई, इससे कई साल वैकेंसी नहीं आई। उसी दौरान हमने आगरा में एक सेंटर फॉर एम्बिशन नामक कोचिंग इंस्टीट्यूट की शुरुआत की और यहाँ मैंने समाजशास्त्र पढ़ाना शुरू किया। मैंने कई कंपटीशन दिए। मेरा जो प्रीलिम्स उस समय PC UP PCS में सोशियोलॉजी प्रीलिम्स में एक एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट हुआ करता था। तो 96 में मेरा पहली बार प्रीलिम्स क्लियर हुआ और उसके बाद कभी भी नहीं रुका। 2001 तक जब तक हमने दिया कभी भी प्रीलिम्स नहीं रुका। तो हमारे जो व्यक्तिगत नोट्स थे जो हमने प्रिपेयर किए थे, क्योंकि वो नोट्स इस तरह बनाए गए थे कि बहुत समराइज करके कई किताबों का निचोड़ एक रजिस्टर में हमारा हो गया था, जिससे मैं रिवाइज करता था एंड टाइम पे और वो मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो जाता था। उस जो नोट्स थे मेरे, जब हमने आगरा में कोचिंग इंस्टीट्यूट की शुरुआत की 2004 में, तो हमने उन नोट्स को एक किताब के रूप में कंपाइल किया। ये हमारी किताब है समाजशास्त्र। मेरी पत्नी श्रीमती चेतना सिंह, जो कि इस समय PCS ऑफिसर हैं, हम दोनों ने मिल के उन्होंने हमारा सहयोग किया किताब लिखने में। इस किताब में इतना अच्छा कलेक्शन हुआ कि उस समय जितने भी हमारे स्टूडेंट थे सब लोगों ने इस किताब को पढ़ा, यहाँ से लेकर दिल्ली इलाहाबाद तक। ये किताब न सिर्फ PCS के लिए लिखी गई थी, बल्कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम्स थे उनके लिए बहुत उपयोगी थी। इसको पढ़ के कितने सारे लोग नेट JRF क्वालिफाई कर गए। असिस्टेंट प्रोफेसर की इंटरव्यू, कई छात्र हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं। मैंने भी असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू दिया। तो ये जो ऑनलाइन क्लास शुरू करने का हमारा उद्देश्य है, ये जो हमारी किताब, क्योंकि PCS में जब ऑप्शनल सब्जेक्ट हटा दिया गया और IAS में तो IAS में भी हट गया, तो प्रारंभिक परीक्षा में जब सब्जेक्ट नहीं था तो इस किताब की उपयोगिता ख़त्म हो गई और ये उपकार प्रकाशन से आगरा से छपी थी किताब। उसके बाद उपकार प्रकाशन ने छापना बंद कर दिया, तो मेरे पास एकमात्र ये इसकी कॉपी है और मैं जो बताऊंगा जो भी चीज़ें वो सब इसी किताब के थ्रू है, क्योंकि ये किताब अपने आप में कई किताबों का निचोड़ है। ये ऑनलाइन क्लास शुरू करने का उद्देश्य उन स्टूडेंट को हेल्प करना है जो बेसिकली नेट JRF, असिस्टेंट प्रोफेसर, PGT वगैरह की तैयारी करते हैं, और वो स्टूडेंट जो IAS सिविल सर्विसेज में समाजशास्त्र विषय के रूप में ऑप्ट करते हैं, उनकी बैकग्राउंड बनाने के लिए भी किताब काफ़ी हेल्पफुल है। इन PGT, नेट JRF के लिए मुझे लगता है इसमें कुछ चीज़ें अगर हम और जोड़ देंगे तो अपने आप में मैटर सफिशिएंट हो जाएगा।
हमारा पढ़ाने का तरीका ये रहेगा कि हम अपने नोट्स को इस बुक जो हमारे पास सॉफ्ट कॉपी में भी है उसको आपके सामने डिस्प्ले करेंगे। यहाँ से आप इनको नोट करते चलिए। इसमें जो भी चीज़ें हैं उनको मैं एक्सप्लेन करता जाऊँगा, आप इसको नोट करते जाइए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी छात्र इस क्लास को करेंगे उनको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। न सिर्फ नेट जेआरएफ में बल्कि पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, इस तरह की जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जहाँ भी समाजशास्त्र ऑब्जेक्टिव या डिस्क्रिप्टिव टाइप से पूछा जाएगा, आपको ये किताब बहुत हेल्प करेगी। तो इसी से हमने जो नोट्स तैयार किए हैं वो मैं डिस्प्ले करूँगा और आप लोग नोट्स नोट करते जाएंगे। इसकी एक एक लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है। आप अभी देखेंगे तो जितनी किताबें आपके पास हैं ये आपने पढ़ी होंगी। जो भी समाजशास्त्र की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग काफ़ी पहले से कर रहे होंगे, तो आप देखेंगे कि इसमें काफ़ी कुछ ऐसा है जो आपको लगेगा कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है। और हम जो हमारा पढ़ाने का तरीका रहेगा वो नोट्स को एक्सप्लेन करने के बाद क्वेश्चन आंसर, और फिर समय समय पे आप जो भी चीज़ें पूछेंगे, क्योंकि मैं आज से जो ऑनलाइन क्लास लूँगा इसके वीडियो बना के अपलोड करूँगा हमारी कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर, सोशियोलॉजी बाय डॉक्टर अजीत सिंह के नाम से। और आप लोग वहाँ हमसे कनेक्ट होके जो भी आप लोग की क्वेरी होगी, जो भी कमेंट होंगे उसके अनुसार इसमें रणनीति में परिवर्तन कर लिया जाएगा। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके लिए क्लास बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ये क्लास बहुत दिनों से, हालांकि कोविड के बाद से ही ऑनलाइन क्लासेस का चलन शुरू हुआ, लेकिन मुझे काफ़ी टाइम इसलिए लगा कि पीसीएस में ऑप्शनल सब्जेक्ट से ऑब्जेक्टिव टाइप जो होता था एग्ज़ाम, प्रारंभिक परीक्षा, वहाँ से जब से ये सब्जेक्ट हटा तब से मैंने पढ़ाना बंद कर दिया था। लेकिन अब कुछ स्टूडेंट की डिमांड है। इसमें विशेष बात ये थी कि जितने बच्चे जो हमारे स्टूडेंट रहे हैं वो आईएएस पीसीएस की तैयारी समाजशास्त्र ऑप्शनल लेके करते थे, सारे के सारे नेट और जेआरएफ अपने आप क्वालिफाई कर गए। लेकिन इधर मैंने देखा कई बच्चे कई साल से नेट की तैयारी कर रहे हैं लेकिन उनका नेट क्वालिफाई नहीं हो रहा है, या नेट नहीं होगा तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं दे पाएंगे। पीएचडी या तो हो, इस साल से नया परिवर्तन किया गया है तो उसमें आपको या तो पीएचडी आप हों या नेट हो तभी परीक्षा दे पाएंगे। तो फ्रॉम वेरी बिगनिंग, बिल्कुल शुरुआत से शुरू करेंगे। यहाँ से किताब आपका सिलेबस है उससे पहले से भी थोड़े से 2-4 क्वेश्चन आते हैं, तो बैकग्राउंड से शुरू करेंगे। और न सिर्फ नेट जेआरएफ बल्कि पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर और जो सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए भी एक बैकग्राउंड का काम करेगा ये। तो हम लोग शुरू करते हैं आज से। ये हमारा पहला टॉपिक रहेगा। हम इस पर चैप्टर वाइज टॉपिक अपलोड करेंगे और आप लोग इन्हें देखते हुए नोट करते चलें, क्योंकि शुरुआत से ए टू जेड बताना है। अगर आपने हमारी सारी क्लास देखी तो आपको सारे नोट्स अपने पास मिल जाएंगे, इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और जो पिछले कई सालों में, लास्ट 10 ईयर में जो भी क्वेश्चंस आए हैं इन टॉपिक्स पे, उन टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। जैसे एक टॉपिक कंप्लीट करने के बाद कुछ क्वेश्चन टेकअप करेंगे, फिर 2-4 टॉपिक कंप्लीट होने के बाद एक क्वेश्चन पेपर सेट करके अपलोड करेंगे, तो आप लोग उसके आंसर दीजिए और फिर हम उसकी आंसर की अपलोड करेंगे। तो आप अपना मूल्यांकन स्वतः करते चलेंगे और देखेंगे कि लगातार आप में इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस विषय की खास बात यह है कि जितने भी सोशल साइंसेज हैं उनमें ये एक ऐसा विषय है जो आप डेली लाइफ में जिसको देख सकते हैं, अपने आसपास की चीज़ों को महसूस कर सकते हैं, यानी एक लाइव सब्जेक्ट है। इसका प्रैक्टिकल डेली लाइफ में होता रहता है। तो ये ऐसा नहीं कि कोई चीज़ घटना हो गई उसको हम देख नहीं सकते। समाज क्या है, हम सब समाज में ही रहते हैं। जैसे अरस्तु ने कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो बिल्कुल सही बात है, समाज के बिना मनुष्य का अस्तित्व नहीं है।
हम सभी सामाजिक प्राणी हैं। तो समाज क्या है, हम कहाँ रहते हैं, उसे समुदाय कहते हैं। समिति, संस्था, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपराएं और नियम कानून, ये सारी चीज़ें जिन्हें आप डेली लाइफ में न सिर्फ देखते हैं बल्कि महसूस भी करते हैं, उन सब का अध्ययन, यानी आप कह सकते हैं कि समाजशास्त्र समाज का एक वैज्ञानिक साइंटिफिक स्टडी है। तो ये कोई ऐसा विषय नहीं है कि हम इसे अगर पहले से नहीं जानते हैं तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे। ये कोई भी व्यक्ति लेके इसको शुरू कर सकता है, बहुत जल्दी 5 से 6 महीने में इस विषय पर कमांड हो जाता है। मेरी बैकग्राउंड बीएससी मैंने किया था पीसीएम से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। उसके बाद जब मैंने सिविल सेवा की तैयारी शुरू की तो मुझे हमारे जो उस समय लोकल गार्जियन थे डॉक्टर BR सिंह इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, उन्होंने मेरे को कहा कि आपको समाजशास्त्र सब्जेक्ट लेना चाहिए, और तभी से मैंने इसे ऑप्ट किया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जब मैं एंथ्रोपोलॉजी से एमएससी कर रहा था, एमएससी इसलिए कि अगर आपने बीएससी किया है तो एंथ्रोपोलॉजी को एमएससी की डिग्री मिलती थी, और जिन लोगों ने बीए किया होता था उनको एमए की डिग्री देता था, मानव शास्त्र एंथ्रोपोलॉजी। तो मैंने एंथ्रोपोलॉजी से पीजी की एमएससी, और एंथ्रोपोलॉजी से नेट 2001 में क्वालिफाई किया। मेरा समाजशास्त्र से एमए हालांकि उसके पहले हो गया था, लेकिन मेरा नेट जो है एंथ्रो के बाद समाजशास्त्र से क्वालिफाई हुआ। फिर मैंने समाजशास्त्र सब्जेक्ट से ही पीएचडी की। तो बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है, और मेरा इस पर कमांड इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जब हम समाजशास्त्र और एंथ्रोपोलॉजी दोनों को पढ़ते हैं, इनको ट्विन सिस्टर भी कहा जाता है। सिविल सर्विस में दोनों को आप एक साथ नहीं ले सकते, तो इसलिए ये थोड़ा सा रिच है। और हमारा मैटर भी, हम जो आपको बताएंगे आप देखेंगे कि जनरली किताब में आपको नहीं मिलेगा। तो हमारा उद्देश्य है कि एक एक चीज़ को, क्योंकि मेरा अनुभव काफ़ी पुराना है, करीब 20 सालों का पढ़ाने का, ऑफलाइन पढ़ाने का अनुभव है। सेंटर फॉर एडमिशन जब से शुरुआत हुई 2004 से, तब से मैं यहाँ समाजशास्त्र पढ़ाता रहा। उसके बाद मेरा सिलेक्शन पीजीटी के थ्रू एक इंटर कॉलेज में लेक्चरर पद पे हुआ। तो मैं इस समय एज ए प्रिंसिपल काम कर रहा हूँ, लेकिन चूँकि ऑनलाइन क्लास है तो शाम को हम कोशिश करेंगे कि उन बच्चों की हेल्प करें जो ऑफलाइन क्लास में नहीं आ सकते, दूर दराज के क्षेत्रों में हैं, लेकिन उन्हें कोई रिच मैटर नहीं मिल पा रहा है या उन्हें सही गाइडेंस नहीं मिलती है। हालांकि बहुत सारे चैनल हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर आपको समाजशास्त्र पढ़ाया जाता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम भी उन बच्चों की हेल्प कर सकते हैं और सही तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों का सही मार्गदर्शन होना बहुत ज़रूरी है। उनको मिसगाइड नहीं करना है, उनको ये बताना है कि बच्चों, ये जो तैयारी जो टीचर बता रहा है आपके सामने खड़ा होके, ये व्यक्ति कितना सही बोल रहा है और ये आपका सच्चा गुरु है या नहीं। ऐसे पता लगाएंगे आप? वो ऐसे पता लगाएंगे कि जो चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे, उस चैप्टर से पिछले 10 साल में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या आप उनका आंसर दे पा रहे हैं? समझ में आ रहा है? आंसर देने लायक हैं? अगर आप उनका आंसर कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आप सही ट्रैक पे चल रहे हैं। और अगर आपको पढ़ाया कुछ और जा रहा है, पूछा कुछ और जा रहा है और आपको वो आंसर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से आउट ऑफ ट्रैक हैं। तो इसलिए टीचर को भी आप संग के संग जज कर सकते हैं कि आपको सही गाइड किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। तो जो हम नोट्स अपलोड करेंगे, इनको आप पॉज करके नोट कर सकते हैं, और इससे आप अगर कोई चीज़ शब्द समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं। हालांकि मेरा मीडियम जो है हिंदी मीडियम रहा है, फिर भी इसकी टर्मिनोलॉजी जो कठिन शब्द हैं वो कोशिश की गई कि उनको इंग्लिश में लिखा जाए, और ये इंग्लिश में शब्दों को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको इंग्लिश टर्मिनोलॉजी भी साथ में लेके चलनी पड़ेगी, और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो थोड़ा थोड़ा हिंदी भी
समझते जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे, ये हमारी रणनीति होगी पढ़ाने की। तो आज हम पहला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। पहला टॉपिक है समाजशास्त्र का उद्भव एवं विकास, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी। ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र। यहां से शुरू करें तो ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी। रॉबर्ट वीरस्टीड ने एक स्टेटमेंट दिया। रॉबर्ट वीरस्टीड, अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि समाजशास्त्र का अतीत बहुत पुराना है, काफ़ी पुराना है, किंतु इसका इतिहास काफ़ी छोटा है। सोशियोलॉजी हैज़ इट्स लॉन्ग पास्ट बट ए वेरी शॉर्ट हिस्ट्री। तो ये जो लॉन्ग पास्ट है, जरा यहाँ से शुरू करते, क्या है लॉन्ग पास्ट, क्या कहना चाहते थे वो। सोशियोलॉजी हैज़ इट्स लॉन्ग पास्ट बट ए वेरी शॉर्ट हिस्ट्री। इसका मतलब पास्ट और हिस्ट्री दोनों अलग अलग शब्द हैं। पास्ट मतलब जो बीता हुआ काल। जैसे अगर किसी से पूछा जाए हिस्ट्री किसे कहते हैं, तो जनरली लोग कह देते हैं कि जो भी बीता हुआ काल है वो इतिहास है। नहीं, इसको अगर सही करेक्ट डेफिनेशन में लाएं तो थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास कीजिए। अब हम चलते हैं इसके भी पीछे, यहाँ से शुरुआत हो रही है आपकी, हम थोड़ा इससे 2 कदम पीछे चलते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बैकग्राउंड से पूछे जाते हैं, तो उनको भी साथ में एक सीक्वेंस वाइज लेके चलते हैं। और हम शुरू करते हैं कि देखते हैं कहाँ पीछे जा सकते हैं हम लोग, कितना पीछे जा सकते हैं। आइए, हाँ ये ठीक है। तो हम देखते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति का समय 13.7 यानी 13.7 करोड़ वर्ष पूर्व। एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स, ये बिग बैंग थ्योरी कहती है, इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था और एक बिंदु, प्रोटॉन से भी छोटा कण, एनर्जी, जिसमें पूरी एनर्जी जो है कंसोलिडेट थी, उसका एक ही जगह, मतलब उस एनर्जी का सघन रूप आप कह सकते हैं, जिसको सिंगुलरिटी के नाम से जानते हैं, ज्योग्राफी में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो उस पॉइंट, जो बिंदु था, वहां पर एक विस्फोट हुआ, जो बिग बैंग थ्योरी आपकी कहती है। और ये एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स, यहां से ब्रह्मांड की उत्पत्ति मानी जाती है। समय है 13.7 बिलियन वर्ष पूर्व। इसके करोड़ों वर्षों बाद ये एक्सपेंशन होता रहा। आज भी कहते हैं कि एक्सपेंशन हो रहा है और लाइट की स्पीड से एक्सपेंशन हो रहा है। तो उस समय कुछ भी नहीं था, ना समय था, कुछ भी नहीं था। जब समय नहीं था, कोई चीज़ अस्तित्व में नहीं थी, कोई मैटर नहीं था, कुछ भी नहीं था, वहाँ से जो एक विस्फोट हुआ है, इसे हम बिग बैंग के नाम से जानते हैं, और उसके बाद करोड़ों वर्षों तक ये विस्तार होता रहा। आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, और निर्वात में प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी को 1 प्रकाश वर्ष कहते हैं। कितने प्रकाश वर्ष, यानी करोड़ों वर्ष तक ये एक्सपेंशन होता रहा। और वो जो एनर्जी थी,
आइंस्टीन का फॉर्मूला E=mc²। इसका मतलब क्या है? उनका सापेक्षता का सिद्धांत है कि एनर्जी कैन चेंज इनटू द मैटर एंड मैटर कैन चेंज इनटू द एनर्जी। तो उसी से ये मैटर पार्टिकल्स का निर्माण हुआ और वो डस्ट पार्टिकल के रूप में समराइज होते होते बहुत सारी करोड़ों अरबों गैलेक्सी बनी। तो ये ब्रह्मांड का विस्तार होता चला गया, करोड़ों अरबों गैलेक्सी बनी। ये कितना विशाल होगा इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जो आकाशगंगा, जिसको मंदाकिनी के नाम से जानते हैं, जिसमें हम लोग हैं, पृथ्वी है हमारा सोलर सिस्टम जिसमें है, जो अंतिम आकाशगंगा है, वहां से जब प्रकाश अगर यहाँ तक आएगा तो उसको 1000 करोड़ वर्ष लगेंगे। इससे आप अंदाजा लगा ली कितना विस्तृत ब्रह्मांड है। इसके बाद करोड़ों वर्षों तक एक्सपेंशन होता रहा। फिर उसके बाद आता है सुपरनोवा, विस्फोट। ये क्या हुआ? सुपरनोवा का मतलब क्या है कि एक तारे ने दूसरे तारे को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, उसमें विस्फोट हुआ और विस्फोट के बाद जो एनर्जी का जो पार्ट है, जो गैस का, बेसिकली इसमें हीलियम और हाइड्रोजन गैसें हैं। हीलियम हाइड्रोजन चेंज होती है और इससे जो विस्फोट हुआ ये कब हुआ है? 4.60 करोड़ वर्ष पूर्व, यानी लगभग 660 करोड़। तो यहां से जो हमारा सोलर सिस्टम, ये सब आप जानते हैं, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा है कि सुपरनोवा विस्फोट जो हुआ तो वो जो गैस पार्टिकल्स थे वहां से छितरा के पृथ्वी और उसके साथ साथ पूरा सोलर सिस्टम का जन्म हुआ है। इसको हम लोग पृथ्वी की उत्पत्ति कह सकते हैं, सौरमंडल की उत्पत्ति 460 करोड़ वर्ष पूर्व। यहाँ से अर्थ का निर्माण हुआ है और ये अर्थ जो है करोड़ों वर्षों तक, आप जानते हैं, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा आप लोगों ने, एक सूर्य से, चूंकि सूर्य गर्म है तो उससे टुकड़ा जो निकले, ये जो ग्रह बने हैं, ग्रह का अपना प्रकाश नहीं होता, सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं, तो ये उसी के चक्कर लगाने लगे जो हमारा सौरमंडल है, और बारिश होती रही करोड़ों वर्षों तक। तो करोड़ों वर्षों में इस पृथ्वी की शेप का निर्माण हुआ है। ये 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से अपने एक्सिस पे घूमती है, रिवॉल्व करती है अपनी एक्सिस पर, और ये सूर्य के चक्कर भी लगाती है। तो जब पृथ्वी का निर्माण हुआ, अब सवाल आता है कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई। यहां से एक आध क्वेश्चन पूछा जाता है, हालांकि ये भी क्वेश्चन प्री में पूछे जाते हैं। इसका समय कितने करोड़, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का समय, पृथ्वी की उत्पत्ति का समय, ये आप नोट कर लेंगे। फिर आता है कि जीवन की उत्पत्ति। तो पृथ्वी जो है इस पर पानी में, क्योंकि पृथ्वी का करीब 71% भाग पानी है, आप जानते हैं, तो पानी में सबसे पहले जो एक प्रोटोप्लाज्म नामक चीज होती है, उससे प्रोटोप्लाज्म से सबसे पहले प्रोटोजोआ नामक जीव, एक कोशी प्राणी, यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ, इसकी उत्पत्ति हुई और इसका समय है आर्कियोजोइक युग। जो इरा है, तो आर्कियोजोइक युग
2 करोड़ 70 वर्ष पूर्व एक कोशी प्रोटोजोआ का जन्म हुआ। क्लियर। उसके बाद मेटाजोआ, और ये जो भूगर्भ शास्त्री समय है, जियोलॉजिस्ट ने समय को, आप देखिए कि 5 युगों और कई कालों में इसको बांटा। तो युग ये हो गए इनोजोइक, मेसोजोइक, पैलियोजोइक, प्रोटोजोइक, और जिसमें आर्कियोजोइक, जिसमें जीवन की उत्पत्ति हुई, एक कोशी प्रोटोजोआ। ये सवाल पूछा जाता है कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई। ये सोशियोलॉजी में ना पूछा जाए तो आपके जीएस में पूछा जाता है। तो आपके जानने के लिए बस, ये समाजशास्त्र से डायरेक्ट कोई संबंध नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर योर बैकग्राउंड। यहाँ पर आर्कियोजोइक युग में एक कोशी जीव की उत्पत्ति हुई। फिर इसी तरीके से ये बढ़ता चला गया, किस काल में क्या उत्पत्ति हुई ये हमने यहाँ लिखा हुआ है, इसको आप इस टेबल से देख सकते हैं। और जो आपके जानने वाली बात है वो ये है कि मानव की उत्पत्ति कब हुई। ये 10 लाख साल पूर्व प्लाइस्टोसीन काल है, सीनेजोइक युग है, सीनेजोइक। यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि मानव की उत्पत्ति कब हुई। आईएएस प्रीलिम्स में भी पूछा गया है, जनरल स्टडी के कई एग्जाम्स में पूछा गया है, और सोशियोलॉजी में पीसीएस में जब ये होता तब एक बार ये पूछा गया, इसलिए मैंने इस चार्ट को बनाना जरूरी समझा। तो सेनेजोइक युग में के इस प्लाइस्टोसीन काल में, यानी पीरियड जो है प्लाइस्टोसीन है, और समय है अप्रोक्सीमेट एस्टिमेटेड ईयर इन बीसी, तो लगभग 10 लाख बीसी मानव का जन्म धरती पर हुआ है। ये दूसरी फैक्ट है। अब जैसे उन्होंने, रॉबर्ट बीरी ने कहा कि समाजशास्त्र का अतीत बहुत पुराना है, काफी लंबा, तो अतीत पर बात कर रहे हैं अभी समाजशास्त्र पे आने से पहले। तो मानव की उत्पत्ति एवं विकास का ये ऐतिहासिक काल है, और इसको हम काल विभाजन करके अगर देखें तो इसे 3 भागों में बांट सकते हैं: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, यानी प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। ये जो प्रोटो हिस्ट्री है, इंडस वैली सिविलाइजेशन इसी में आता है, और हिस्ट्री, इसका मतलब 3 चीजें हो गई हमारे पास। प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। इन तीनों की डेफिनेशन अलग अलग है, इसको आप चाहे तो नोट कर लीजिए। प्री हिस्ट्री यानी प्रागैतिहासिक काल, और प्रागैतिहासिक काल कहाँ तक है? ये जो है पूरा, इसमें आदि पाषाण काल यानी इयोलिथिक एज, पैलियोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, और ये जो पूरा पाषाण काल है इसको पुनः 3 भागों में बांटा गया है: लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज और अपर पैलियोलिथिक एज। दीज ऑल डिवीजन इन दिस पीरियड, प्री हिस्टोरिकल पीरियड। तो 10 लाख साल पहले मनुष्य का जन्म हुआ, इसी काल में हुआ, निम्न पुरापाषाण काल में, और सबसे ज़्यादा समय जो है मानव का वो इसी काल में बीता। 10 लाख से लेकर 1 लाख बीसी, यानी लगभग 9 लाख वर्ष जो है वो इसी में बीत गए। अब एक सवाल और पूछा गया था आईएएस प्रीलिम्स में कि इयोलिथ किसे कहते हैं? इयोलिथ, लिथ माने औजार, पत्थर के औजार, क्योंकि जो पत्थर के औजार मिले हैं
उसी आधार पर ये काल डिवीजन हुआ है कि किस काल में कौन से औजार मिले। तो इयोलिथ जो है वो नेचुरल पत्थर हैं जो मनुष्य के जन्म लेने से पहले अस्तित्व में थे, यानी पृथ्वी का निर्माण हो गया था तो बहुत सारे ऐसे पत्थर चट्टानों से आपस में टकरा के या गिर के जो पत्थरों की शेप ऐसी शेप थी जिनको औजार के रूप में मनुष्य ने इस्तेमाल किया था, लेकिन जो स्वयं उसके द्वारा नहीं बनाए गए थे, नेचुरल पत्थर थे, उनको इयोलिथ कहा जाता है। ठीक है, तो ये काल एक हो गया। लेकिन पूरा पाषाण काल इसको 3 भागों में बांटते हैं। यहाँ से मनुष्य की उत्पत्ति हुई है, ये मनुष्य की उत्पत्ति से पहले का काल है, यूलिथिक एज। क्लियर? 10 लाख से 1 लाख का निम्न पूरा पाषाण काल, उसके बाद बीच में क्लाइमेट चेंज हुआ है तो ये मिडिल पैलियोलिथिक एज है, 1 लाख से लेकर 40,000 BC। ये वो समय है जब मानव अपनी गुफाओं से बाहर निकला, लेकिन उसके बाद फिर काल आता है उच्च पुरा पाषाण काल का। यहाँ पर एक विशेष घटना हुई है, यहाँ जो निएंडरथल मानव था उसने अग्नि का आविष्कार किया। ये बात ध्यान रखना होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया कई बार। निएंडरथल जो था ये होमो सैपियन से पहले था, एक काफी ताकतवर मनुष्य था, और उससे जो हमारे एंसेस्टर हैं यानी क्रो-मैग्नन, उनसे युद्ध हुआ होगा तो ये वहां से निएंडरथल खत्म हो गए। लेकिन अग्नि का आविष्कार जो है इसी काल में माना जाता है, अपर पैलियोलिथिक एज में, और इसको निएंडरथल मानव ने अंजाम दिया। इसके बाद इसके बाद जो काल है वो आता है मध्य पाषाण काल, मीजोलिथिक एज। इसमें सूक्ष्म औजार बनाए गए थे, हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये हिस्ट्री का इसलिए हम इस पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बस आपको रिमाइंड कराने के लिए कि ये मीजोलिथिक एज, इसमें सूक्ष्म औजारों का एज है। और इस एज में खास बात ये हुई थी कि ग्लोब पर बर्फ पिघलने लगी थी, यानी मीजोलिथिक एज, इसको थोड़ा सा जान लीजिए, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 जगह ये जो मिडिल है इसमें क्लाइमेट चेंज हुई और ग्लोब पर थोड़ी सी गर्मी बढ़ी। तो इस गर्मी बढ़ने से क्या हुआ जरा देखिए। मान लीजिए ये मध्य पाषाण काल में क्या क्या काम हुआ कि सबसे पहले नदियां अस्तित्व में आई। नदियां अस्तित्व में क्यों आई? क्योंकि जब ग्लोब पर बर्फ पिघलने लगी तो आपने देखा वो हिम रेखा जिसके नीचे लगातार बर्फ पिघलती रहती है उसको हिम रेखा कहते हैं। उससे ऊपर बर्फ जमी रहती है, लेकिन एक लाइन होती है, अगर आप पहाड़ों पे गए हो, बर्फ देखी हो आपने, तो पहाड़ों के वो एरिया जहाँ से लगातार पिघलती है बर्फ, वो एक लाइन बन जाती है, उसको हिम रेखा कहते हैं, पहाड़ की चोटी पे। इस पे मान लीजिए बर्फ जमी हुई है, लेकिन एक ऐसा एरिया आता है जहाँ से लगातार पानी बहता रहता है, तो ये रेखा जो है वो हिम रेखा कहलाती है।
आइसोलाइन। यहाँ से पानी, कंटिन्यूस फ्लो ऑफ वाटर, तो जब पानी आया तो बहुत सारे पेड़ पौधे वनस्पतियां अस्तित्व में आ गई। तो मनुष्य अपने गुफाओं से बाहर निकला शिकार के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर पशुपालन इसी शुरू हुआ है। दूसरा, यानी मनुष्य ने जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया। तो सबसे पहला जानवर कुत्ता, डॉग, जिसको मनुष्य ने पालतू बनाया क्योंकि उसके शिकार करने में मदद करने वाला प्राणी डॉग था। तो दूसरा, वो पशु जब ग्लोब पर खाने पीने की समस्याएं खत्म मतलब बढ़ने लगी, जैसे फल, जो पेड़ों पे नेचुरल फल थे खत्म हो गए, तो व्यक्ति ने पशुओं के महत्व को पहचाना कि उनका दूध पीकर भी बच्चे बड़े हो रहे थे पशुओं के। तो पशुपालन, तो सबसे पहला प्राणी जो था वो कुत्ता, फिर गाय, घोड़ा, ये पशुपालन यहां से शुरू हुआ। ये पूछा जा सकता है कि पशुपालन किस एज में शुरू हुआ। और यहां पर ये औजार हैं सूक्ष्म औजार। इनको कहते हैं मीजोलिथ। लिथ माने औजार, मीजो माने सूक्ष्म। कुछ इस टाइप के, जैसे मान लीजिए कोई तीर कमान है, तीर के ऊपर इस्तेमाल करने वाला ये है मीजोलिथ। ये सूक्ष्म जो औजार है इसको कह सकते हैं माइक्रोलिथ। ओके, इस तरीके से जो छोटे छोटे औजार थे, पहले ये कोई पत्थर था, उसमें छोटे छोटे नुकीले पत्थर काट के लगा दिए गए। तो ये जो है माइक्रोलिथ। कहने का मतलब है कि इस अवस्था में नदियां अस्तित्व में आ गई और पशुपालन शुरू हो गया। और दूसरा एक काम और हुआ, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर की शुरुआत है। हॉर्टिकल्चर कैसे, कि मनुष्य ने जिन फलों को खा के फेंका होगा, तो वो जो गुठलियां हैं उनसे फिर से पौधा निकला होगा और उस पौधे से फिर फल लगे होंगे। तो मनुष्य ने सोचा होगा कि क्यों ना इनको व्यवस्थित तरीके से लगा दिया जाए। तो जब उसने इन खाए हुए फलों को कुछ इस तरीके से प्लानिंग से पौधे लगाए होंगे, तो इसको कहते हैं बागवानी, हॉर्टिकल्चर। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हॉर्टिकल्चर की सब्जी, यानी कृषि अवस्था से पहले की अवस्था
वो कहलाती है बागवानी की अवस्था। तो मध्य पाषाण काल जो है, इसमें ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो नदियां अस्तित्व में आई सबसे पहले, और मनुष्य ने शिकार करने के लिए जब वो गुफाओं से बाहर निकला तो उसकी मदद जिस जानवर ने की वो कुत्ता था, और यहाँ से उसने कुत्ते को मारने की जगह उसका पालन शुरू किया, कि उसने जो हड्डियां वड्डियां खा के फेंकी होंगी वो कुत्ते ने खाई होंगी बाद में। तो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गए, सहायक बन गए, पारस्परिकता का संबंध यहाँ से शुरू हुआ। और इसी तरीके से गाय, घोड़ा, घोड़ा बहुत ताकतवर एक ऐसा जानवर जो मनुष्य को आगे गति प्रदान करने में सहायक सिद्ध हुआ आगे चलकर। तो यहाँ से अब जब सवाल आएगा कि निम्न में से क्या कब कहाँ शुरू हुआ, तो एक बैकग्राउंड बताने के लिए आपको कि आप ये ध्यान रखें कि कब कहाँ शुरू हुआ। तो मीजोलिथिक, एक तो इसमें सूक्ष्म औजारों की अवस्था है, ये कई बार पूछा गया, आप पुराने क्वेश्चन देखेंगे कि जो सूक्ष्म औजार किस अवस्था में कब मिले, कब प्राप्त हुए, तो वो है मध्य पाषाण काल में। ध्यान रखिएगा, मध्य पुरा पाषाण काल में नहीं। ये जो हमने बताया मध्य पाषाण काल, ये अवस्था है मीजोलिथिक एज। यहाँ पर नदी, पशुपालन, और बागवानी, हॉर्टिकल्चर, पॉस्चुलेट, रिवर, और हाँ, तो ये जो अवस्था है बागवानी की, ये अक्सर पूछा गया है। ये आपको ध्यान रखना है, 10,000 से लेकर 7,000 BC के बीच में। अब इसके बाद आता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल को मानवीय सभ्यता की पहली क्रांति कहते हैं। इसमें आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि एक ऐसी अवस्था थी कि इस अवस्था में मनुष्य इतना आगे निकल गया था कि उसने कुछ ऐसी चीजें बना ली अपने प्रयासों से, क्योंकि कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। तो उसने कुछ ऐसे आविष्कार कर डाले, इसको मानवीय सभ्यता की प्रथम क्रांति कहा जाता है। नियोलिथिक एज लगभग 7,000 से लेकर 3,000 BC तक का इसका काल है। क्या क्या कर लिया था मनुष्य ने? तो सबसे पहले जो मध्य पाषाण काल तक बागवानी की शुरुआत हो गई थी। बागवानी का अगला चरण है कृषि, स्थायी कृषि। और स्थायी कृषि के लिए इसको यही बता देते हैं, नवपाषाण काल में स्थायी निवास यानी गांव। स्थायी निवास कहना ठीक नहीं, बल्कि आप इसे गांव कहिए, गांव, गांव। दूसरा था स्थायी कृषि, परमानेंट एग्रीकल्चर। पहिए का आविष्कार, बैलगाड़ी, कुम्हार का चाक,
बैलगाड़ी, बुलक कार्ट्स, चीनी मिट्टी के चिकने बर्तन, ये भी यहाँ मिले हैं। और बैलगाड़ी आ गई, तो उनकी जो व्यापार, वाणिज्य, ट्रेड एंड कॉमर्स, इसके अलावा अपने मनोरंजन के लिए, सौंदर्य के लिए, आभूषण, नृत्य, संगीत और सुरा। सुरा मतलब शराब। शराब का आविष्कार भी यहीं पे हुआ है। तो इस तरीके से मनुष्य ने बहुत सारे आविष्कार कर डाले, यानी जो जो उसकी आवश्यकताएं थी उसके लिए उसने आविष्कार किए। तो उसका जो जीवन था आदि मानव का, जंगली जीवन से एकदम से वो, अगर हम मॉर्गन के शब्दों में कहें तो बर्बर अवस्था में आया, यानी एग्रीकल्चर की शुरुआत जहाँ से होती है, बार्बरेज की शुरुआत उसी को मानते हैं। तो ये चीज़ें जो है मनुष्य ने की। इसके अलावा भी कुछ और चीज़ें भी थी, वो आप हिस्ट्री में देख लेंगे। यहाँ तक ये नवपाषाण काल का कार्य हो गया। अब इसके बाद आते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। ये आप जानते ही हैं कि काफ़ी विकसित सभ्यता थी और ये शहरी सभ्यता थी। पूरा टाउन प्लानिंग, समकोण पे काटती हुई सड़कें, डबल स्टोरी भवन, ढकी हुई नालियाँ, ये आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद, क्योंकि ये आपने इतिहास में पढ़ा है, इससे ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत है नहीं, उसके बाद का जो काल है 1500 से 300, यानी इस काल के बाद में वैदिक काल शुरू हुआ। वैदिक सभ्यता जो थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। तो ऐतिहासिक काल में ये चीज़ें, दो चीज़ें, मतलब इसको दो भागों में बांटा। कुछ इतिहासकार वैदिक काल से इसकी शुरुआत मानते हैं, कुछ लोग मौर्य काल से मानते हैं, क्योंकि वेदों की जो रचना हुई है इस काल में, चारों वेद आप जानते हैं कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये इनका क्रम है। तो इन वेदों की रचना यहाँ हुई, लेकिन वेद लिखे किसने? वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है। ये किसने लिखे हैं ये ज्ञात नहीं है। इसलिए मौर्य काल जो 300 BC से है, मौर्यों के शिलालेख सबसे पहले पढ़े गए और उनके बारे में लिखित इतिहास जो मिला है, इसलिए मौर्य काल से ऐतिहासिक युग की शुरुआत कहते हैं। तो अब हम अगर देखें इसको, ऐतिहासिक इसकी परिभाषा है कि मानवीय सभ्यता का वह काल जब मानव के पास भाषा तो थी लेकिन लिपि नहीं थी, यानी वो बोल सकता था, कम्युनिकेट कर सकता था, लेकिन लिख नहीं सकता था, लिपि नहीं थी। वो पूरा का पूरा काल प्रागैतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है, प्री हिस्ट्री। ओके, प्रोटो हिस्ट्री, ये कई बार क्वेश्चन आता है। सिंधु घाटी सभ्यता को किस में रखेंगे? प्री हिस्ट्री में, हिस्ट्री में, प्रोटो हिस्ट्री। ये प्रोटो हिस्ट्री का मतलब है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल की परिभाषा ये है कि मानवीय सभ्यता का वह काल जब उसके पास भाषा भी थी, लिपि भी थी और उसको पढ़ लिया गया है, सॉरी, उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। पहला है कि भाषा है लेकिन लिपि नहीं, स्क्रिप्ट है ही नहीं, वो काल केवल कम्युनिकेट कर सकता है, वो काल है प्रागैतिहासिक, प्री हिस्ट्री। और जब मनुष्य के पास भाषा है, लिपि भी है, लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, वो काल सिंधु सभ्यता कहलाता है। ये पूरा, ये पीरियड जो है
भाव चित्रात्मक शब्दावली है सिंधु घाटी सभ्यता की, पिक्टोग्राफ के रूप में है, उनको अभी तक पढ़ा नहीं है, हालांकि कोशिश जारी है। जब ये पढ़ लिया जाएगा तो हम लोग इसको सिंधु सभ्यता की जगह सिंधु संस्कृति कहना शुरू करेंगे। अभी इस पे आगे बताएंगे सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है। तो ये पूरा का पूरा पीरियड, इसके बाद वैदिक काल आता है, वैदिक काल के बाद मौर्य काल। मौर्यों के चूंकि वास्तविक इतिहास सबके सामने है, वहाँ से लिखित चीज़ें मिली हैं और उस काल की बहुत सारी चीज़ें हैं। विष्णुगुप्त का जो अर्थशास्त्र है वो भी उसी काल में लिखा गया है, तो वहाँ से हम लोगों को लिखित चीज़ें मिलती, इसलिए ऐतिहासिक काल। तो इतिहास की परिभाषा क्या हुई कि मानव सभ्यता का वह काल जिसमें भाषा भी है, लिपि भी है और जिसको पढ़ लिया गया है, तो जो साक्ष्य उपलब्ध हैं उसको हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो रॉबर्ट वीरस्ट्रीट का जो स्टेटमेंट है कि समाजशास्त्र का अतीत काफी पुराना है किंतु उसका इतिहास काफी संक्षिप्त है। तो यहाँ तक हम लोगों ने बात की कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति, और उत्पत्ति से पहले यानी इसका जो ओरिजिन है, ओरिजिन से पहले जो इसकी बैकग्राउंड है उस पर हम लोगों ने बात की। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। जो भी जानकारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी, कुछ बैकग्राउंड जो डायरेक्ट किताबों में नहीं मिलती, किसी भी समाजशास्त्र की किताबों में तो शायद नहीं है, लेकिन यहाँ से चूंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हमने इसको अपनी किताब में, अपने नोट्स में इसको समराइज़ किया कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। ठीक है, तो आज पहली क्लास थी, इंट्रोडक्टरी क्लास थी। आपके कमेंट से हमें पता चलेगा कि हमारी क्लास कैसी थी। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।